नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फोन इन प्रोग्राम है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि दिमाग और दिमाग की नसों से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं, जैसे कि एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसन, अल्जाइमर। ये बीमारियां गंभीर तो जरूर हैं, लेकिन सही वक्त पर अगर इनका उपचार किया जाए तो नियंत्रित हो सकती हैं। और इससे भी खास बात यह है कि आज का ये प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम है। यदि आपको या आपके किसी भी सगी संबंधी को इस विषय से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सीधे तौर से सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारी फोन लाइन खुली है 017226900037। इसके साथ हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी लागू किया है, जिसपे आप कॉल करके, वीडियो मैसेज करके अपने सवाल सीधे तौर से पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9417242224। उम्मीद करते हैं कि सवाल विषय से जुड़ा होगा और जरूरी होगा। इन्हीं सब बीमारियों की विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिक वीएम, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं, एक मेजर पोर्शन का बहुत ही बड़ा परसेप्शन है कि ये दिमाग या मानसिक बीमारियां हैं। क्या ये सच्चाई है? असल मायने में अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं क्या? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी आपके ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, जो पेरिफेरल नर्व्स, इन सब और मसल्स, इन सब से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारे न्यूरोलॉजी के अंडर आते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं, जो हमारे पॉपुलेशन में सबसे कॉमनली हो तो स्ट्रोक, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, और रूटीन वाले पेशेंट्स में माइग्रेन, हेडेक्स, ये सारे कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अब ये तो ब्रेन के साथ एसोसिएट है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे हाथ की नाड़ियाँ, नसें, ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जैसे पैरों में झंझनाहट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, ये भी एक न्यूरोपैथी है। मसल डिसऑर्डर्स भी हम ही देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के जंक्शन, जैसे माइस्थीनिया हो गया, मायोपैथीज हो गई, कंजेनिटल मायोपैथीज हो गई, ये सारे हम भी देखते हैं। न्यूरोलॉजी के सारे ये सारे डिसऑर्डर्स ब्रॉड ग्रुप से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं हम। सर, कॉमन डिसऑर्डर्स की जब आपने बात की तो स्ट्रोक का जिक्र किया। जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो ये एक कॉमन फिनोमेना हो गया है, जो कि आज से 10 या 20 साल पहले नहीं था। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, स्ट्रोक एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स में आता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ये ऐसी चीज़ें। जब स्ट्रोक होता है, या तो आपके ब्रेन की नस बंद हो जाती है, क्लॉट हो जाता है, या फिर नस फट जाती है, जिसमें ब्रेन में ब्लड जमा जाता है। तो स्ट्रोक के ये दो मेजर टाइप्स होते हैं। ये इनका कारण ये होता है, मोस्ट कॉमनली जो एसोसिएटेड डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपर कोलेस्ट्रोल, जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, तो या तो आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर देता है। जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ब्रेन अटैक भी हो जाता है। ब्रेन में अगर ब्लड वेसल्स का सप्लाई बंद हो जाए तो ब्रेन की नर्व्स मर जाती हैं। तो आजकल अगर आपका कहने का ये है कि आजकल हमारे इसमें स्ट्रोक ज़्यादा होने लगा है, हमारी इसका सिंपल जवाब है, हमारे यहाँ पे आजकल ज़्यादातर डायबिटीज़ बढ़ने लगा है, हाइपरटेंशन बढ़ने लगा है, स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा होने लगा है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी ज़्यादा होने लगी है, और हमारे लाइफस्टाइल भी पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। बड़े सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कि आजकल स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और रही बात, आजकल लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा होने लगी है। पहले के एवरेज लाइफ स्पैन से ज़्यादा पहले कम एवरेज लाइफ स्पैन होती थी, अभी ज़्यादा हो गई है। सो स्ट्रोक ज़्यादातर एल्डरली, लेट मिडिल एज टू एल्डरली ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। सो इसी रीज़न के लिए आजकल आप स्ट्रोक बड़ा कॉमनली देखने को मिल रहा है। सर, सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप वीडियो मैसेज या वीडियो कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9417242224। और सर, एक दर्शक हमारे साथ वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ भी गए हैं। आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम कुलदीप है, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल बच्चों में जुवेनाइल एपिलेप्सी के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है और इससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं? देखिए, बच्चों में ये जो कह रहे हैं जुवेनाइल एपिलेप्सी, जो बच्चों में एपिलेप्सी कॉमन होती है, इसके काफ़ी सारे रीजन हैं। मोस्ट कॉमनली हम जो कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपके जीन्स में ही है कुछ लोगों में।
दूसरा होता है बर्थ के टाइम पे, मदर के या डिलीवरी के टाइम पे कोई भी डैमेज हो बच्चे के, इसमें मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं गया हो, या फिर जब बच्चा पेट में था प्रेगनेंसी के टाइम में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बीमारी हो गई मदर के जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ना हो, उस टाइम पे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आगे जाके उनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जेनेटिक है। जो कॉमनली हम देखते हैं जुवेनाइल एब्सेंस सीजर, माइल्ड सा फॉर्म होता है जिसमें आप बच्चे बीच बीच में सडनली गुम हो जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं और थोड़ी देर में वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं। छोटे लैप्सेस होते हैं उनके अटेंशन में। पहले क्या होता था, टीचर्स ये सब नोटिस करते थे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा स्कूल में, इधर उधर देखता रहता है, पढ़ाई में नोट्स लिखने में भूल जाता है, हम बोलते हैं कि बच्चा लापरवाह है, क्लास में ध्यान नहीं देता, बट ये ऐसी प्रॉब्लम्स यूजुअली हो सकता है बच्चे को एब्सेंट सीजर भी हो। हम इसलिए आजकल ये ज़्यादा इसलिए पकड़े जाने लगे क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लोगों को लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो अपने चेकअप करवाना, तो पिकअप रेट्स ज़्यादा आने लगे हैं आजकल, लोग जागरूक होने लगे हैं इस बीमारी को लेके, दो डॉक्टर्स के पास भी ज़्यादा जाने लगे, इसलिए पकड़ में आता है। जुवेनाइल एब्सेंस सीजर्स जो भी एब्सेंस एपिलेप्सी होती है बच्चों में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये अर्ली टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनके ना एकेडमिक परफॉर्मेंस और बाकी डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। सर, एपिलेप्सी की बात हम करेंगे विस्तार से, स्ट्रोक की बात कर रहे थे, तो कोई शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन अगर उनका उपचार किया जाए तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है? जी, स्ट्रोक एक्चुअली बड़ा एक इमरजेंसी होता है, ऐसे बड़ी रेयरली आपको मिलता है कि वार्निंग साइंस कभी देखने मिले। हम एक निमोनिक बोलते हैं बी फास्ट, मतलब फेस, आर्म, विजन, स्पीच एंड टाइम। सो अगर चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हाथों में झंझनाहट है, हाथों में वीकनेस आने लगी है, पैर टेढ़े चलने लगे हैं, आवाज़ तुतराने लग रही है, नज़र में कोई दिक्कत आने लगी हो, बोलने में कोई दिक्कत आने लगी, थोड़ी देर में ठीक थे, अचानक से ये सारी होने लगी हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल की कोई भी अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। स्ट्रोक अगर आपका क्लॉट है हम यूजुअली 4.5 या 6 घंटे के अंदर हम उसको निकाल सकते हैं। अगर जल्दी लेके आ जाएं हम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में तो हम खून पतले करने की दवाई या थ्रोम्बोलाइसिस जिसको कहते हैं इमीडिएटली उसको क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नस फटने की वजह से भी ब्लड जम सकता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल में लेके आना। स्ट्रोक का ये नहीं कि आप घर पे ही पूरे दिन बैठे रहें कि उसको जाने देंगे अगले दिन ठीक हो। अगर लग रहा है स्ट्रोक के लक्षण ऐसे स्ट्रोक के लक्षण जैसे हो रहे हैं, जैसे चेहरा टेढ़ा होना, नज़र धुंधली होनी, आवाज़ तुतलाने होना, हाथ पैर चलना बंद होना, एक साइड का पासा रुक जाना, चक्कर आना, टेढ़े मेढ़े चलना, ये सब अचानक से हो रहे हो तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। आपको हॉस्पिटल तुरंत इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है। प्रायरली वार्निंग साइंस भी यही हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें आई, थोड़ी देर के लिए अपने आप ठीक हो गया, लेकिन फिर से नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये श्योर नहीं कि नेक्स्ट टाइम 5 मिनट के लिए रह के छोड़ के चला जाएगा, हो सकता है परमानेंट ही हो जाए अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। 1 या 2 बार ही आपके लक्षण के साइन दिखेंगे आपको। सर, जैसे आपने बताया कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है स्ट्रोक, कई बार हमें सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं या नज़रअंदाज हो जाते हैं जी। ऐसे केसेस में किसी तरीके का फर्स्ट एड है, एनी हेल्प व्हिच माइट बी गिवन टू पेशेंट बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट? देखिए, हमें तो पहले तो ये देखना होता है कि इमरजेंसी में इनको लेके सीटी स्कैन कराना पड़ता है। दो, जैसे मैंने कहा था, ब्लड क्लॉट हो गया या फिर ब्लड लीक हो गया, दोनों का अलग ट्रीटमेंट है, एक इस तरफ जाता है एक दूसरी तरफ जाता है। सो दोनों का आप अपने आप पे ट्रीटमेंट ना कराएं, बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल मेडिकल ओपिनियन ज़रूर लें। अपने आप में मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि घर पे जब भी हैं उनको कोई क्या कहते हैं अननेसेसरी दवाइयाँ ना दें, कोई आपको मुंह में कुछ डाले ना जब भी ऐसा कुछ होता है। हॉस्पिटल में तुरंत लाइए। अगर इनको शुगर की बीमारी है तो घर पे शुगर या बीपी ज़रूर चेक कर सकते हैं आने से पहले। अगर शुगर लो है तो शुगर की जो खाने में मीठे की चीज़ें दे सकते हैं अगर शुगर लो हो जाता है। उस टाइम पे भी लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आ रहा है। चीज़ें आप टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन अपने आप से कोई मेडिसिन ना लीजिए। हम ये कह सकते हैं प्रिवेंशन ज़रूर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की जो दवाइयाँ चल रही हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। हाफ एन आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक। प्रिवेंशन के लिए बहुत कुछ है, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा। प्रिवेंशन आप अपने हाथ में है आपके। प्रिवेंशन की सर विस्तार से बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला से। जी हेलो जी सर, बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी मैडम, मैं जगविंदर सिंह पटियाला तो बोल रहा जी। हाँ जी मैडम ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀ ਲਈ? मैं अपने वास्ते पूछ रहा जी सवाल। जी, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ सवाल सुन रहे हैं। जी नमस्ते जी, आपकी उम्र कितनी है जी हरविंदर जी? सर मेरी उम्र है जी 42। ये कितने सालों से आपको ये दिक्कत हो रही है ये? सर ये लास्ट कोई 6 महीनों से सर जी मुझे दिक्कत आ रही है जी। पहले कभी नहीं था आपको? नहीं सर, नहीं। आपको कोई बीपी, शुगर कोई है दिक्कत? सर बीपी शुगर तो मेरा ठीक है सर बिल्कुल। अच्छा, दवाई लेते हैं आप उसके लिए? सर कभी-कभी ले लेता हूँ मैं, वो कोई जैसे सर दर्द की दवा होती है सर। नहीं, बीपी शुगर अगर आपको है तो लगातार रहना होता है। बीपी आपका कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहता है। जी सर। अगर बीपी जी, बढ़ा हुआ रहता है तो ये सर में दर्द भी बढ़ सकता है आपका, ठीक है जी? जी यही सर। कारण है कि आपको ये सर में दर्द हो रहा है। सर भारी होके टस-टस जी, करने लगा, किसी से बात करने का मन नहीं होता, चिड़चिड़ापन रहता है, लाइटों को देख के लाइट बिल्कुल सर बंद। ऐसा ही होता है। जो ये आप बता रहे माइग्रेन हैं के ऐसा ही होता लक्षण है, ये सारे माइग्रेन के लक्षण हैं। है। जी ये सर। आपकी उम्र में बड़ा कम होता है, अगर जब तक आपको शुगर या बीपी अनकंट्रोल नहीं हो जाता, तब तक ऐसा नहीं होता। ये आपका जी, शरीर आपको बोल रहा है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहे हैं, सेहत ठीक जी। नहीं है। नींद कैसी आती है आपको? हाँ सर, तो नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है सर। जी, देखिए अगर नींद भी पूरी नहीं होगी तो ये दिक्कत बढ़ेगी आपकी। माइग्रेन के जी सर। काफ़ी सारे ट्रिगर्स होते हैं। यूजुअली इस आपकी एज में और मेल्स में बड़ा कम होता है माइग्रेन। जब तक आप बहुत आपका क्या कहते हैं, शरीर में बहुत सारी दिक्कतें ना हो तब तक ये नहीं होता। अगर जी आप सर। बीपी कंट्रोल बीपी और शुगर कंट्रोल नहीं है, नींद ठीक नहीं आ रही, साथ में कोई अल्कोहल या फिर कोई सिगरेट वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत बढ़ सकती है। गर्मियों के मौसम में जब आप पानी नहीं पीते, धूप में जाते हैं, उस टाइम पे भी दिक्कत बढ़ती है। खाली पेट जी रहते हैं, सर। टाइम पे नहीं खाना खाते या टाइम पे नहीं जी सोते सर। नहीं, इन सब से दिक्कत बढ़ सकती है। तो मैं सर आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट, मैं क्या करूँ जी? अभी के लिए तो आप अपना बीपी और शुगर तो कंट्रोल रख लीजिए और जी आपके सर। पास जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है एक बार चेकअप के लिए ज़रूर चले जाइए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार एग्ज़ामिन करके भी देख लेंगे, कोई और थैंक यू दिक्कत है। सो मच। ठीक है जी, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा बेटर कर लीजिए ताकि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, आधा घंटा सुबह-शाम वॉकिंग करना। डाइट में भी थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, शुगर और बीपी के जो प्रिकॉशंस हैं वो भी लेने पड़ेंगे। जी ठीक सर। है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू नमस्ते जोगिंदर जी। जी। तो सर माइग्रेन की बात हो रही है और जी, माइग्रेन की बात होती है तो एक और मेजर परसेप्शन लोगों का है कि कम सिर दर्द है तो सिर्फ सिर दर्द है, ज़्यादा सिर दर्द है तो 2 डिस्प्रिन ले लो। तो सिर दर्द, कॉमन सिर दर्द और माइग्रेन में क्या फ़र्क है? कॉमन सर दर्द देखिए लाइफ टाइम प्रेवलेंस जिसको कहते हैं, ज़िंदगी में मतलब हर किसी को तो सर में दर्द होना ही है। इट्स लाइक 30 से 80% तक आपको होने के चांसेस रहते हैं आपको माइग्रेन के। माइग्रेन अब जब तक आपका क्रॉनिक नहीं हो जाता, जैसे 3 महीने से लगातार आपको चल रहा है, बार-बार मेडिसिन्स लेने पड़ रहे हैं, तो मुझे क्रॉनिक माइग्रेन के इसमें से हम कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपका सर दर्द इतना है कि 1-2 डिस्पेंस से काम नहीं चल रहा, हर दिन दवाइयाँ खानी पड़ रही है, तो उसमें आपको प्रोफिलैक्सिस लेना पड़ता है ताकि लंबे टाइम के लिए आपको ये माइग्रेन के अटैक ना हो। माइग्रेन की वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं कि उनको काम करने का मन नहीं करता। काम करते-करते समय उनको सर में दर्द हो जाता है, काम छोड़ के बैठ जाते हैं एंड जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लोगों पे चिल्लाने लग जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें कॉमन पॉपुलेशन बड़ी आम चीज़ है। बट अगर अनकंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है, काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, घर में दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। वरना माइग्रेन के लिए जो हम ये करते हैं, यूजुअली कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स जिससे कुछ चीज़ें जैसे होते हैं, कुछ लोगों को सिगरेट के स्मेल से ही सर में दर्द होता है, कोई परफ्यूम लगाता है तेज़, आपको उससे सर दर्द होता है। कभी आपने खाली पेट ट्रैवल कर लिया या खाली पेट एक्सरसाइज कर ली या फिर रात भर जागे रहे, कोई बुखार हो गया, ये सारे ट्रिगर्स होते हैं लोगों के। या फिर गर्मी के टाइम, जैसे गर्मी का मौसम आता है या फिर मौसम बदल जाता है, ये उनके ट्रिगर्स होते हैं। ये कुछ दिन उस टाइम पे अगर दवाई खा लें तो भी ठीक है, लेकिन बार-बार आपको आ रहा है कि हर रोज़ आपको पेन किलर्स लेना पड़ रहा है कि आप, या फिर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे आपको लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस जो कहते हैं, हर रोज़ की मेडिसिन लेनी पड़ेगी ताकि आप नॉर्मल ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम रहती है उनको देना पड़ता है, सब लोगों को नहीं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और ये जो ट्रिगर्स होते हैं इसको अवॉइड कर लेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सर कहा जाता है कि माइग्रेन का बेस्ट प्रिवेंशन यही है टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर। जी, अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और थोड़ा ध्यान या अवॉइडेंस की जाए तो उससे बचा जा सकता है। जी, सर क्रॉनिक केसेस की आपने बात की, जैसे मैं भी अपने आसपास कुछ फ्रेंड्स को देखती हूँ तो सर दर्द के अलावा और एडिशनल बहुत से चीज़ें हैं जो होती हैं, जैसे कुछ लोगों को नोज़िया होता है
और एक्सट्रीम पेन होता है नॉट ओनली इन हेड और भी जगहों पे, तो इसकी क्या वजह है? क्या ये डिफर करता है बॉडी टू बॉडी? हाँ, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिफर कर सकता है। जो आप कह रहे हैं कि एसेफेलाल्जिक माइग्रेन जिसको कहते हैं, जिसमें सर में दर्द के साथ बाकी कहीं पे भी दर्द हो सकता है। माइग्रेन हर एक इंसान के लिए अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स भी दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ वॉमिटिंग होता है, कुछ लोगों को बस गुस्सा या चिड़चिड़ापन हो सकता है, कुछ लोगों को बस दो दो दिखने लगे हैं, कुछ लोगों को धुंधला दिख जाते हैं, आंखें बंद हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं उस टाइम पे। कुछ लोग बस गुस्सा ही करते हैं उस टाइम पे, सर दर्द बोलते भी नहीं, या कुछ लोगों को चक्कर सही आता है माइग्रेन के टाइम पे। तो हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत सिम्टम्स हो सकते हैं माइग्रेन में, लेकिन ये थोड़े अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं जो एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं तभी वरना ऐसे चक्कर आना, दो दो दिखना तो स्ट्रोक में भी दिक्कत हो सकती है। ये सब चीज़ों को अलग अलग करने के लिए एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी बनता है। जैसे आप कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स में बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती हैं, कुछ जो सिम्टम्स होते हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स इन माइग्रेन कहते हैं, रेड फ्लैग्स इन हेडेक्स, अगर ये होता है तो ये माइग्रेन नहीं, कुछ और हो सकता है इसमें। जैसे अगर आपको विजन ब्लरिंग स्टार्ट होने लगी, धुंधला दिखने लगा या कम दिखने लगा, या फिर सर दर्द के साथ आपके हाथ पैर चलने बंद हो गए, या फिर पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आने लगे, बुखार आ रहा है काफ़ी दिनों से, और क्या कहते हैं दौरे पड़ रहे हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में अगर बहुत सारे हेडेक्स हो रहे हैं, या फिर आपको कोई और इम्यूनोसप्रेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जैसे आप कोई स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेशन की दवाई खा रही हैं, या आपको कोई कैंसर है जिसके लिए कोई कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे पेशेंट्स में क्या कहते हैं, और अगर आप एल्डरली हैं, 60 साल से ऊपर हैं, प्रेग्नेंट हैं, और ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हेडेक हुआ है जिसकी वजह से आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिसको हमें देखना है कि इसको हल्के में नहीं लेना, तुरंत डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए ज़रूर आना है। ये रेड फ्लैग्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल हेडेक से थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। सो मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आप हैं प्रेग्नेंट या फिर आप एल्डरली हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं जिसके लिए इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोसप्रेशन या कीमोथेरेपी या कैंसर की प्रॉब्लम, क्या कहते हैं विजन ब्लरिंग होना, दो दो दिखना आपके, चलने में दिक्कत, पैरालिसिस, एक साइड का पासा रुक जाना, दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सर दर्द के साथ ये आती हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। सर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं फोन कॉल के थ्रू हरियाणा से। जी बताइए। करवा रहे हो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। राहुल नाम है मैम मेरा, मैं नरवाना से हूँ, जैन डिस्ट्रिक्ट में आता जो। हाँ जी, जीन से आप बात कर रहे हैं। आप बताइए आपको क्या समस्या है। मैम ये मेनली माइग्रेन की रहती है। अच्छा, माइग्रेन। आप क्या काम करते हैं। मैं तो मैम ये शटरिंग का काम करता हूँ, वैसे थोड़ा बहुत साथ में पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और आप अपनी उम्र बता सकते हैं। उम्र मेरी मैम 32। ठीक है, तो माइग्रेन है आपको, माइग्रेन से संबंधित क्या सवाल है आपका, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। मैम मेरे को सिर में दर्द रहता है ज्यादा, और इसकी वजह से नींद भी बहुत कम आती है। अच्छा, तो आप इसका समाधान चाहते हैं। हाँ बिल्कुल जी। जी ठीक सर। है जी। नमस्ते राहुल जी, ये बताइए आप ये कितने सालों से जी। दिक्कत हो रही है। ये कम से कम है जी सर 6-7 साल से है जी। ठीक है, 6-7 साल से। आपको कितनी बार ये टैबलेट लेना पड़ता है इसको। मोटे मोटे तौर पे 2018 से है जी। ठीक है जी। ये कितने सालों से आप दवाई वगैरह कुछ ले रहे हैं इसके लिए। दवाई ली थी जी मैंने, वो नाम तो पता नहीं मेरे को, याद ठीक है नहीं जी। फिलहाल। वो पहले तो मैं सिर की वैसे ही खाता था, ये डोलो वगैरह खा ली, ये अपने जो साल में ये मिल- आपको कितनी बार आपको लेना पड़ता है ये मेडिसिन, आपको डोलो कितनी बार हाँ? महीने में लेना पड़ता है। हाँ जी। महीने में कितनी बार आपको डोलो या एस्पिरिन या सारे पेन किलर लेने पड़ते हैं आपको। पहले लेता था सर, फिर वो पीजीआई में दिखाया था एक बार चंडीगढ़, फिर वहां से टेबलेट दी थी, कुछ टाइम खाया, आराम हो गया, फिर वो 1-2 महीने खा के छोड़ दी सर, फिर वो वही समस्या ठीक है जी। स्टार्टिंग। अभी आपके परिवार में किसी को ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं मेरे को ही है सर, बस और मदर किसी या को नहीं। सिस्टर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ जी। मदर या सिस्टर को किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। नहीं किसी को नहीं है सर। आप कोई फैमिली में सिर्फ अल्कोहल मेरे- या सिगरेट वगैरह तो नहीं लेते, बीड़ी तंबाकू कुछ। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करते सर। ये अल्कोहल कभी कभार, मतलब साल में 1-2 बार बस। ठीक है जी। देखिए जी राहुल, आपको तो माइग्रेन की दिक्कत है, आपका कभी क्रॉनिक माइग्रेन की तरफ जा रहा है, 7-8 साल हो गए आपको, मेडिसिन की तो हाँ आपकी जी। ज़रूरत पड़ेगी। जब भी अभी आप ये है कि अभी तो समर टाइम शुरू हो गया, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, आप कहते भी आप केटरिंग में काम करते हैं और आपकी नींद भी ठीक नहीं है,
दो नींद दिक्कतें। बहुत बहुत कम आती है हाँ, सर। जो जब नींद पूरी नहीं होती तो उसमें माइग्रेन का अटैक जरूर बार बार आ सकता है। मैं आपसे ये करूंगा कि आप ना टाइम पे सोया कीजिए। नींद नहीं आ रही तो हम आपको दवाई भी दे देंगे। आप क्या कर सकते हैं कि इवनिंग में शाम को अराउंड सोने से पहले आधा घंटा सैर भी कर सकते हैं, उससे थोड़ी नींद भी अच्छे से आ जाती है, थक भी जल्दी जाओगे। और केटरिंग के बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो आपको ना आसपास काफ़ी सारे गर्म चूल्हे ये सब चीज़ें जलती रहेंगी। जब भी आप एनवायरनमेंट में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जैसे गर्म रूम से ठंडे रूम में आना है, ठंडे से गर्म रूम में जाना, उस टाइम पे अच्छा, सरना, उस मैं टाइम पे वैसे दिक्कत। बहुत कम एसी में रहता हूँ जी सर, जितना मैं कोशिश करता हूँ रूम हाँ जी, टेम्परेचर पे आपको सर्वाइव खुद करें। पता है, आपको शरीर खुद बोलता है कि आप मैं एसी से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता रूम टेम्परेचर में। जैसे आप एसी या गर्म रूम में आएंगे फ्लक्चुएशन की नहीं, वजह से। एसी तो मतलब नाम मात्र की है सर, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है तभी एसी यूज होती है, वैसे तो उस अदरवाइज टाइम पे पर्सनली दिक्कत तो बढ़ सकती रखते है। नहीं। जब आप गर्मी का मौसम आता है उस टाइम पे दिक्कत बढ़ती है, और केटरिंग में भी जब आप ऐसे चूल्हे या गर्म इसके पास रहते हैं ना, उस टाइम पे हाँ दिक्कत जी, है। हाँ जी। तो ये नींद की दवाई तो लेनी पड़ेगी, साथ में माइग्रेन की भी कुछ दिनों के लिए दवाई चलेगी। ठीक है जी। ये रात को अगर आप हाँ 8 घंटे की नींद पूरी होती है तो आपका सर दर्द काफी फर्क पड़ेगा आपको। हाँ, नींद के बाद बहुत फर्क पड़ता है सर, नींद आती वही है मैं तो। कह रहा हूँ, आपको 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। ये आपका ट्रिगर तो यही है कि नींद आपकी पूरी नहीं हो रही। अगर आप हाँ जी, पढ़ाई हाँ भी जी। करते हैं तो जितना हो सके सुबह कर लीजिए, रात को 8 घंटे तो सोना ही है आपको। ठीक है जी। राहुल ठीक है जी, सर। सेहत सबसे बड़ी लग्जरी है आजकल, तो अपने काम से समय निकाल कर आप घरेलू नुस्खे छोड़कर एक डॉक्टर एडवाइस लीजिए और जल्द से जल्द इसका इलाज कराइए, क्योंकि इसका इलाज मेडिकल साइंस में संभव है। धन्यवाद राहुल जी। सर, डोलो की बात हो रही थी, तो डोलो तो अक्सर रामबाण की तरह काम करता है। हर दवाई, हर बीमारी के लिए हमें ऐसा लगता है कि डोलो ले लो तो काम चल जाएगा। क्या ये सही है? कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो डोलो कहते हैं, माइल्ड सा पेन किलर है, लोगों के लिए चल जाता है, रिलेटिवली सेफ है। प्रेगनेंसी में भी कुछ पेशेंट्स को दे सकते हैं। कुछ हद तक आपको 2 या 3 टैबलेट मैक्सिमम पर डे दे सकते हैं। आपको बेसिक चीज़ें जाननी है किसकी वजह से हो रहा है। अगर आपको पता है इस पेशेंट में जैसे इनको नींद नहीं आ रही थी, दूसरे पेशेंट ने बीपी की दवाई छोड़ दी थी, ये सारे अगर उन्हीं को एड्रेस करते हैं तो ये सब एक्स्ट्रा फालतू की दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल। हमेशा कहता हूँ जितनी कम हो सकती है उतनी कम दवाइयाँ दीजिए। बेटर है आप जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल से जितना कम मेडिसिन हो सकते हैं। जो ज़रूरी वाली मेडिसिन वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अननेसेसरी बिना कारण की मेडिसिन लें, क्योंकि हर एक, चाहे डोलो भी हो, मानते हैं सेफ है, लेकिन उसका भी एक लिमिट आता है। एक लिमिट के बाद वो भी सेफ नहीं होता। ठीक है जी। सर, हम जैसे बात कर रहे थे शुरुआत में कि ये सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो क्योरीज भी हमारे पास उसी हिसाब से आ रही हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। जी सुरजीत जी, हेलो मैडम, मुझे ये पूछना है कि जैसे सर्वाइकल से आप बचे रहने के आप लिए अपना क्या नाम करना चाहिए? बताइए पहले, और कहाँ से आप बताइए। सुरजीत बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। सुरजीत जी, चंडीगढ़ से। जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा काम तो ये ऑटो मार्केट में है, अच्छा जी। स्पेयर पार्ट्स का। क्या उम्र क्या है आपकी? 38। 38। तो जो आपका सवाल है वो आपके लिए है या आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड के लिए? हाँ, रिलेटिव्स के लिए है। जी, आपका सवाल सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, बोलिए। तो डॉक्टर साहब, वो रिलेटिव को सर्वाइकल है तो क्या वो एहतियात बरते और क्या उपाय करने चाहिए उनको? हाँ जी, नमस्ते सुरजीत जी। ये बताइए आपके रिलेटिव की उम्र और क्या दिक्कत होती है? सर्वाइकल तो बस एक डायग्नोसिस जो बोल देते हैं, उनको दिक्कत हाँ, क्या होती है ये बताइए। उनको मतलब चक्कर आते हैं एक तरीके से, जी। सुबह सुबह उठ के बैठते हैं तो। ठीक है जी। देखिए, लोग अक्सर ये चक्कर और सर्वाइकल को एक साथ बोल देते हैं। ये जो कॉमन पार्लेंस में उसको सर्वाइकल बोल के, चक्कर बोल के अलग से कर देते हैं, बट ये दिक्कत अलग है। इसको मेडिकल टर्म में इसको सर्वाइकल नहीं, वर्टाइगो की प्रॉब्लम बता रहे हैं ये जो बता रहे हैं। सुबह जब उठ के चक्कर आना है तो मतलब मोल्स की जो इनर ईयर की प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हिलने की वजह से आपको चक्कर आते हैं। सर्वाइकल जो यूजुअली पेन बताते हैं, जिसमें नेक में पेन हो जाता है, सर्वाइकल डिस्क होती है जिसमें ना बार बार झुक के काम करने की वजह से या फिर भारी चीज़ें उठाने की वजह से सर्वाइकल डिस्क प्रोट्रूजन होता है। उसकी वजह से आपके गर्दन के नर्व्स या हाथों के नर्व्स पे प्रेशर पड़ने लगता है। उसमें हाथ में सुनपनापन और झंझनाहट होती है और गर्दन में दर्द होता है। ये जो आपके रिश्तेदार जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है उनको चक्कर की दिक्कत है, ये मोस्ट लाइकली इन वर्टाइगो की प्रॉब्लम है जो इनर ईयर या कान के रिलेटेड हो सकता है। एक और सब टाइप माइग्रेन का होता है जिसको बेसिलर माइग्रेन कहते हैं, जिसमें चक्कर भी आ सकते हैं माइग्रेन में। तो आपके ना तो रिलेटिव को एक बार चेक कराना पड़ेगा। ये सर्वाइकल बोल के ना गर्दन का एक्सरे वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ करता नहीं है। पुराने ज़माने में होता था ऐसे।
हाँ जी, जो वर्टाइगो बताया आपने, तो अगर उसका इलाज शुरू होता है तो कितने दिन में ये ठीक हो सकता है? देखिए हमें देखना पड़ेगा किस कारण उनको वर्टाइगो है। अगर कान में कोई छोटी सी बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो जिसको कहते हैं, जिसमें पत्थर हिलने की वजह से होता है, वो एक मैन्यूवर करने से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर तो क्रॉनिक इसमें डिजीज है तो लंबे टाइम के लिए चेक करना, दवाई देनी पड़ेगी। और तो इनका ना इसमें वर्टाइगो एक ही बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है बीमारियों का। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें वर्टाइगो होता है। तो कौन सी बीमारी है, किसके कारण वर्टाइगो हो रहा है, उनको एक बार लेके आके चेक करना पड़ेगा। सर्वाइकल अगर इसके साथ तो नहीं होता चक्कर, तो एक बार चेक तो कराना पड़ेगा वर्टाइगो क्यों हो रहा है इनको, आपके रिलेटिव को। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सुरजीत जी। सो सर, ये वर्टाइगो और सर्वाइकल भी कहीं ना कहीं नर्व से जुड़ी बीमारियां हैं। वो कॉमन पार्लांस जिसको बोलते हैं, जो लोगों के में ये मिसकंसेप्शन सा रहता है कि वर्टाइगो मतलब चक्कर जो है सर्वाइकल से आता है। पुराने ज़माने में होता था कि जो हमारे वर्टेबल आर्टरीज हैं गर्दन से आते हैं, वहाँ पे अगर नस दब जाती है तो चक्कर आ सकते थे। वो बड़ा रेयर डिसऑर्डर होता है। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम और जो वर्टाइगो होता है वो कानों के साथ प्रॉब्लम होती है। ये पता नहीं आज सालों सालों में लोगों ने इन दोनों का एसोसिएट करके एक बीमारी से बना दी है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आता है। वो ऐसा नहीं है। इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से वर्टाइगो हो सकता है, बेसिलर माइग्रेन की वजह से वर्टाइगो हो सकता है, कान में इन्फेक्शन की वजह से वर्टाइगो हो सकता है, ब्रेन में पैरालिसिस होने की वजह से वर्टाइगो। तो वर्टाइगो एक सिम्टम है जिसको कहते, जो चक्कर आने को कहते हैं। इस सिम्टम के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, ब्रेन से लेकर कान तक लेकर पेरिफेरल नर्व्स तक, सब बहुत सारे क्या कहते हैं रीजंस हो सकते हैं। हमें देखना है कि किस रीज़न की वजह से ये वर्टाइगो आ रहा है और उस रीज़न को हमें टैकल करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, वर्टाइगो एक कॉमन कारण होता है स्ट्रोक। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो एक साइड की नस बंद हो जाती है, उसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। वो अचानक से आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और पेशेंट उसके बाद 3 से 6 हफ्ते लगते हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक होने में, इतने सारे चक्कर आते हैं। दूसरा होता है बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, जो कॉमनली उम्र के साथ होने लगते हैं, जिसमें कान के जो अंदर जो बैलेंस करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें पत्थर से जम जाते हैं, जिसको जैसे आप सर हिलाते हैं ऊपर नीचे करते हैं उस टाइम पे आपको चक्कर आ सकता है। उसके लिए बस एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के एक मैन्यूवर होता है जिसमें आप सर को हिला के थोड़ा सा पत्थर को वापस डाल देते हैं। ये बहुत और कॉमन डिसऑर्डर है कानों का। थर्ड मोस्ट कॉमन जो हम चक्कर के लिए देखते हैं, बेसिलर माइग्रेन होता है। जैसे हमारे पहले कॉलर को था, उनको सर में दर्द भी होता था, भारीपन भी रहता था। कुछ लोगों को इसके साथ चक्कर और कमरे घूमने जैसे सिम्टम्स भी आते हैं, खासकर उन लोगों को जिनको बीपी की शिकायत भी होती है और हेडेक्स भी रहते हैं, वो बेसिलर माइग्रेन कहते हैं उन लोगों को। ये कॉमनली 3 चीज़ें हैं जिसके कारण चक्कर होते हैं। कभी कभी दवाइयाँ जो लेते हैं उसके कारण भी होता है। तो कुछ लोग नींद की दवाई लेते हैं, नींद की दवाई अगर ज़्यादा ले ली तो उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट है, ये हो सकता है इनको। तो वर्टाइगो एक सिम्टम है, कारण बहुत सारे हैं। ये क्यों उनको वर्टाइगो हो रहा है, उनको चेक करना पड़ेगा किस कारण है, वो हम एग्जामिन करके ही देख पाएंगे। सर, एक और ब्रॉडर टर्म है जो काफ़ी सुनने में आता है और ऐसा लगता है कि काफ़ी खतरनाक है, जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार। क्या मेडिकल टर्म पे ऐसी कोई बीमारी है और ये न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई है? जी, दिमागी बुखार मतलब इन्फेक्शन है। देखिए बॉडी में हर चीज़, ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हाथ पैरों से लेकर आंख से लेकर ब्रेन में सब जगह इन्फेक्शन जा सकता है। दिमागी बुखार मतलब एनसेफेलाइटिस, इन्फेक्टिव कॉजेस जिसको कहते हैं। इन्फेक्शन या तो वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, पैरासाइट के कारण हो सकता है, फंगस के कारण हो सकता है। सो एनसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, इन्फेक्शन है ब्रेन का। जो हम सबसे कॉमन देखते हैं पायोजेनिक और वायरल मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं। पायोजेनिक मतलब बैक्टीरिया से जो आता है, जिसमें ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, पस्सा बढ़ जाता है, फीवर हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे हाथ पैर चलना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, बातें उल्टी सीधी करने लगे, पेशेंट होश में नहीं रहता, कोमा में चले जाते हैं। ये सारे एनसेफेलाइटिस के फीचर्स हैं। इसके ऑर्गेनिजम्स जो कॉज करते हैं, या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकता है, या ये किसी फूड के थ्रू भी आ सकते हैं। फूड के थ्रू बड़ा रेयरली होता है। फूड के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड में बड़े रेयरली हम देखने को मिलता है। कंटेमिनेटेड वाटर में हमने देखा है कि अमीबिक मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, जो सीधा ब्रेन, नाक में पानी चला जाता है, कंटेमिनेटेड वाटर से सीधा ब्रेन में जा सकता है। अमीबिक मेनिंजाइटिस जो गंदे कीचड़ के पानी से अगर आ सकता है। कंटेमिनेटेड फूड में बड़ा रेयरली होता है, अनलेस अगर आपको कोई और बीमारी है, जैसे आप जैसे शुरुआत में बताया था आपकी इम्यूनिटी बड़ी कम है, या तो आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं किसी कैंसर के लिए, या फिर आपकी ज़्यादा उम्र है, या किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए स्टेरॉइड्स या साइक्लोफॉस्फेट मतलब इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, इम्यून सप्रेस करने की दवाई ले रहे हैं,
उनमें खाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बड़ा रेयर होता है। जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनको कहीं और से इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे कान में कोई इन्फेक्शन होके कान एकदम कान के ऊपर ही थोड़ा सा ब्रेन है, यहाँ पे पस बढ़ जाता है तो ब्रेन में भी जा सकता है आसपास। ईएनटी की प्रॉब्लम से इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड में एक जगह अगर इन्फेक्शन है तो ब्रेन में भी सेकेंडली वहाँ पे जा सकता है। वायरसेस की बीमारी काफ़ी कॉमन है। वायरल एनसेफेलाइटिस भी बड़े कॉमन है। सीजनल आउटब्रेक्स रहते हैं। डेंगू के टाइम पे भी इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है, डेंगू एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है। और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो लोगों को हो सकते हैं वायरल एनसेफेलाइटिस। सर डिमेंशिया की बात करते हैं। जी। डिमेंशिया क्या बीमारी है और क्या ये एल्डरली लोगों में ही ज़्यादा कॉमन है? जी, डिमेंशिया एक जिसको कहते हैं मनोब्रेंश, या फिर जिसमें दिमाग की प्रणालियाँ हैं जो काम करना धीरे धीरे हो जाता है। डिमेंशिया जो आमतौर पे लोगों के लगता है कि याददाश्त की दिक्कत है जी। लेकिन न्यूरोलॉजी में अगर हम कहते हैं कि डिमेंशिया आपके किसी भी दिमाग की प्रणाली को अगर काम करना कम हो जाए, उसको हम डिमेंशिया कह सकते हैं। याददाश्त एक ही प्रणाली है जिसमें जो लोगों को समझ में आता है। अगर लोगों के बिहेवियर में चेंज आने लगा है, जैसे पहले खुशहाल थे, बातें अच्छे से करते थे, घुल मिल लेते थे, अभी चुप हो गए हैं, बातें करना बंद कर दिया है, चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है कुछ सालों से। विजुअल स्पेशल, अगर लोगों को रास्ता नहीं पता लग रहा, उनको पता है कि मेरा घर कहाँ पे है, एड्रेस भी बता सकते हैं, घर का नंबर भी बता सकते हैं, लेकिन रास्ते पता नहीं कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है, गाड़ी में निकालते हैं रास्ते भूल जाते हैं। और क्या कहते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम और बिहेवियर में, जैसे पहले बताया था, याददाश्त में तो प्रॉब्लम हो ही सकती है इनकी। तो ये एक ब्रॉड टर्म है। और अगर आप डिमेंशिया के स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज जिसको मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट MCI कहते हैं, मतलब अर्ली स्टेजेस हैं जिसमें आपको डॉक्टर को ही पता लग सकता है, पेशेंट को इतने सिम्टम्स होते नहीं है, पेशेंट्स बस ये बताते हैं मेरे को थोड़ा सा लग रहा है दिक्कत, लेकिन उस फिर भी अपने रोज़मर्रा के काम, डेली ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकता है, जिसको MCI कहते हैं। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होती रहती है, उनको पेशेंट की ज़िंदगी में काम करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर वो रास्ता भूल रहा है, रास्ते भूलने लगे हैं घर, या फिर कहाँ उन्हें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के भूल गए जो ज़रूरी होते हैं, तो अगर उनकी उस बीमारी की वजह से काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आ रही है, तो ये मेजर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं, या फिर प्रॉपर डिमेंशिया हो जाता है इस टाइम पे। डिमेंशिया बहुत सब टाइप्स होते हैं हमारे। मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं अल्जाइमर्स होता है, देन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया जो हम कहते हैं। अलग अलग टाइप के डिमेंशिया होते हैं। आजकल जो हम देखने को मिल रहा है, हमें मिक्स डिमेंशियास हो रहे हैं। बेसिकली अल्जाइमर्स है भी पेशेंट को, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, साथ में वैस्कुलर डिमेंशिया जो स्ट्रोक्स के कारण होता है। बार बार अगर ब्रेन में स्ट्रोक्स होते रहते हैं तो ब्रेन की ना कैपेसिटी कम हो जाती है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स सालों साल अक्यूमुलेट होते हैं, ब्रेन की क्षमता कम हो जाती है, उसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। आजकल लोगों को इतना सारा BP और शुगर है, तो ये वैस्कुलर डिमेंशिया काफ़ी मिक्स सा आने लगा है और ये आजकल ज़्यादा बढ़ने लगा है। सो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रिवेंटेबल पार्ट है डिमेंशिया का, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कंपेयर टू अदर डिमेंशिया, जिसमें ज़्यादा प्रिवेंशन का ज़्यादा रोल है नहीं, बट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सर क्या डिप्रेशन और स्ट्रोक कह सकते हैं हम कि अर्ली है और फर्स्ट साइंस ऑफ अल्जाइमर या डिमेंशिया है? हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस डिमेंशिया के पहले सिम्टम्स में से एक हो सकते हैं। इनका अनुमान लगाने के लिए हमें एक बार एवेल्यूशन करना पड़ता है कि कुछ डिप्रेशन तो लोग हो सकता है, वेदर डिप्रेशन डिमेंशिया का कारण है या बिहेवियर चेंजेस डिप्रेशन डिमेंशिया का कारण है, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पेशेंट को डिमेंशिया है इसलिए डिप्रेशन हो सकता है, ये सब अलग अलग ही ट्रीट करना पड़ता है उन लोगों को। काफ़ी सारे अल्जाइमर्स या पेशेंट्स को या फिर डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को डिप्रेशन कॉमनली एसोसिएटेड होता है, उनके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट चाहिए होता है इन पेशेंट्स को। सर काफ़ी ब्रॉड टर्म्स हैं और काफ़ी विस्तार में हमने कुछ टॉपिक्स को छुआ। इसके अलावा काफ़ी ऐसे हमारे टॉपिक्स बचे हैं जो हो सकता है हम अगली बार उस पे विस्तार से बात करें, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसन है, एपिलेप्सी है। जाते जाते सर एपिलेप्सी का एक फैक्ट बता दीजिए कि लोगों को लगता है कि एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा है और ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ज़रूरी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि एपिलेप्सी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं लोगों के, भ्रम है, ये सोचते हैं कि ये एपिलेप्सी छूने से फैलता है, नेक्स्ट जनरेशन को हो सकता है। नहीं, एपिलेप्सी तब हो सकता है जब आपके ना दिमाग में जो आपके नर्वस सिस्टम है अब नॉर्मल फायरिंग करता है या फिर अब नॉर्मल सर्किट्स होते हैं।
या तो आपको कुछ लोगों को ये तो ट्रॉमा के बाद होता है, या फिर किसी के एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में डैमेज हो गया, स्ट्रोक हो गया जिसमें ब्रेन में डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एपिलेप्सी आ सकती है। कुछ लोगों को जन्मांतरित तौर से नसें टेढ़ी बनी होती है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि बर्थ के टाइम में कोई दिक्कत हो गई बच्चे को, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ रेयरली होते हैं जिसमें पारिवारिकली लोगों को हो सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बड़ा रेयर है जेनेटिक वाला, काफ़ी कम लोगों को। जो हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप ना जब भी लोगों को दौरा पड़ता है या पैरालिसिस होता है, लोग मुंह में अफीम वगैरह कुछ डाल देते हैं, या जूता सुंघा हाँ देते हैं, जूसा या सुखा गुलाब। देते हैं, अफीम डाल देते हैं, हाथ में कोई धातु का ये चीज़ आप मुंह में कुछ डाल देते हैं। वैसे नहीं करना होता है। जब मरीज को दौरा पड़ रहा होता है, उनके ना जबान, मुंह, खाने निगलने की प्रणाली बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। आप मुंह में कुछ भी डालते हैं, उनके पेट में जाएगा या सांस की नली में जाएगा, कहना कुछ नहीं सकते। ज़्यादातर मरीज कभी कभी होता है कि उनको लगता है कि मुंह में कुछ रख देंगे तो बचाव हो जाएगा, नहीं। मुंह में अगर कुछ डालते हैं, कभी कभी सांस की नली में अटक जा सकता है और जान को खतरा भी हो सकता है। तो जब भी मरीज को कोई दौरा पड़ता है तो उनको एक तरफ पासा लेटा लेना है, उनको एक तरफ को, और मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना। मुंह लेफ्ट साइड पासा लेटा दीजिए, मुंह में कुछ नहीं डालना, मुंह हो सके तो खुला रखिए। हर छोटे सारे दौरे 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाना। लेकिन बार बार पढ़ रहे हैं तो और बीच में होश नहीं आ रहा तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़े दौरे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सी जो हम हो सकता है कि ट्रीटेबल हो, फैलने वाली बीमारी नहीं है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें वजह से ब्रेन में डैमेज होने की वजह से एपिलेप्सी हो सकता है। हमारे जो इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, कीड़े का इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। वो बेसिकली अनहाइजीनिक खाने की वजह से होता है, या फिर उसकी वजह से अनवॉश फूड, अनहाइजीनिक खाना, पार्शली कुक्ड मीट जिसमें आता है, उसमें से आ सकता है। सो अगर जो भी आप खाना वगैरह खाते हैं, बाहर से खाते हैं, तो मेक श्योर कि वो पका हुआ हो, कच्ची चीज़ें ना खाइए, और अगर आप हैंड वॉश करके ज़रूर खाना खाइए। ये सब कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो सकता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भी हम जाते जाते अगर थोड़ी सी बात कर लें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इतना हमें पता है, बट ये क्या न्यूरोलॉजी में आता है? जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे आपने सही कहा कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर के सेल्स आपके ब्रेन के सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं। तो इसमें ये दिक्कत सेम ब्रेन में किसी भी सेल्स में अटैक कर सकता है, आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। पेशेंट्स को विजन लॉस हो सकता है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब रुक सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी डैमेज हो सकता है, चलने में दिक्कत, स्पैसिसिटी, याददाश्त में दिक्कत। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ऑटोइम्यून है, ट्रीटेबल भी है, और ये अफेक्ट उन लोगों को करता है जो सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब 25 से 40 की उम्र के बीच में जो प्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल्स उनमें। एंड एक और अच्छी बात है कि कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, सारा मैनेज कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, बिफोर मल्टीपल अर्ली स्टेजेस में अगर आप पकड़ लेते हैं, जितना डैमेज हो वहीं पे रोक सकते हैं, आगे प्रोग्रेस होने से बचाव भी कर सकते हैं। मेडिसिन काफ़ी सारे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट चलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, पेशेंट्स भी ठीक ठाक ही रहते हैं इनमें, अगर आप पहले ही इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, कि इससे पहले कि डिसेबिलिटी परमानेंट होने से पहले। सो दीज डिजीजेस आर लाइफ थ्रेटनिंग बट ट्रीटेबल? लाइफ थ्रेटनिंग है, ट्रीटेबल है, हमारे पास इसका इलाज है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो काफ़ी सालों से अच्छा खासा इलाज। थैंक यू सो मच। सो वी आर एंडिंग इट ऑन अ गुड नोट ओनली। जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, नो डाउट ये बीमारियां गंभीर हैं, थोड़ी जानलेवा भी हैं, लेकिन सही समय पर इनको जांच की जाए तो नियंत्रित किया जा सकता है। तो ज़रूरत है इस वक्त लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने की। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा। इसके अलावा आप हमें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव पर भी आप हमें देख सकते हैं। और एक और व्हाट्सएप नंबर हमने जो लागू किया है 9417242224, इस पे आप वीडियो कॉल करके, वॉइस कॉल करके कोई भी सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर के अलावा hopchandigarh@gmail.com पर आप हमें लिख सकते हैं, सजेशन लिख सकते हैं। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।